नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे दूरिक समष्टि और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके एक दो एग्जाम्पल और रह गए थे तो वो अपन सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद में अपना एक टॉपिक आएगा छद्म दूरिक समष्टि। ठीक है, तो इससे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए या फिर कहें कि यदि एक्स डी बराबर, यदि कैपिटल एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है कि यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो क्या कह रहा है ये, डी एक्स वाई, ये प्रूव करना है अपने को कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। भाई डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मापांक, ये मापांक में है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। अगले ने कहा है कि एक्स डी जो है वो एक दूरिक समष्टि है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई या डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मापांक फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स। ओके, तो शुरुआत करें अपन ये प्रूव करने। देखो मापांक में क्या होता है, पॉजिटिव साइन भी होता है और नेगेटिव साइन भी होता है, दोनों मान हैं इसके। ओके, अब इसे हल करने के लिए अपन बात करें सबसे पहले एक्स डी के लिए। एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, लिखेंगे अपन इसका हल। अगर लिखेंगे चूंकि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, दूरिक समष्टि है, अतः एक्स डी जो है वो एक दूरिक समष्टि, और दूरिक समष्टि इसका मतलब वो चारों जो नियम है M1, M2, M3 और M4, उन चारों नियमों का पालन होगा इसके अंदर। तो हमने लिखा है कि चूंकि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है अतः M1, M2, M3 तथा M4 नियम या अभिग्रहित नियम संतुष्ट हैं सभी एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए, कि चारों के चारों जो नियम है वो सेटिस्फाई हैं सभी एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स के लिए। ओके, तो शुरुआत करें अपन। यदि एक्स स्मॉल में है, स्मॉल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स हो, तो अगर मैंने तीन बिंदु लिए एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स हैं, एक्स वाई जेड अपन ने लिया है, तो M4 नियम से अगर लें अपन, क्या लिखेंगे, M4 नियम से, M4 नियम से क्या लिखा जा सकता है कि डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल, क्या लिखूं, डी एक्स वाई माइनस प्लस डी वाई जेड। लिखा जा सकता है कि डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई, ठीक है, और प्लस डी वाई जेड। ओके, अब मैं बात करूं, देखो डी वाई जेड, यहां डी जेड वाई आ रहा है, तो वाई जेड जेड वाई क्रम कब बदलता है, M3 नियम में। क्या लिखेंगे, M3 नियम से। M3 नियम क्या कहता है कि डी, केवल एक में चेंज कर रहा हूं, डी वाई जेड इज इक्वल डी जेड वाई, यही होता है। ये मान ट्रांसफर कर दूं अगर यहां पे, तो क्या बनाएगा, डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई प्लस डी जेड वाई। ये जो पद है डी जेड वाई एसएमई का है ये। अगर दोनों पक्षों में घटा दूं मैं, इसको इधर ले जाएं चाहे दोनों पक्षों में इसको घटा दें, तो क्या बनाएगा, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई। लिखा जा सकता है कि डी एक्स वाई ये ग्रेटर देन इक्वल है किससे, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई से। इसे कह दिया मैंने समीकरण नंबर या एसएमई का नंबर 1। ठीक है, ये पोजीशन बनती है अपनी एसएमई का नंबर 1 की।
अब कोई दो बिंदु और लेते हैं अपन, सॉरी तीन बिंदु, जैसे मैंने एक्स वाई जेड नाम दिया इसको, अगर इनका क्रम बदल के अपन, नाम ही तो है, और नाम अगर क्रम बदल कर ले अपन कि यदि यहां से अपन लिया है एक्स जेड है ना, अपने को डी जेड वाई माइनस एक्स जेड, ओके, कि यदि तीन बिंदु लिए मैंने जेड वाई और एक्स, क्रम पलट दिया केवल, जेड वाई एक्स से अगर लें या जेड एक्स वाई से लें, भाई क्रम में अपने को ध्यान में रखना है, इनका जो क्रम है, हम यहां पे एक्स वाई जेड में देखो दोनों का लिया ना एक्स जेड, भाई दोनों को लिया एक्स जेड, तो एक तो हो गया एक्स वाई और प्लस वाई जेड इज लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स जेड, ठीक है। तो हम यहां से इसका जो क्रम लेते हैं एक्स जेड जेड वाई एक्स वाई, जेड एक्स वाई लेते हैं, सॉरी जेड एक्स वाई से बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए हो तो, या के लिए लें अपन, के लिए क्या होता है यहां से, भाई जेड एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए, वही M4 नियम अगर लगाएं क्या आ जाएगा, M4 नियम से, M4 नियम में क्या करते हैं अपन, जेड वाई लेते हैं कि डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल, तो डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, जेड एक्स प्लस एक्स वाई, डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई, यही आता है। अब यहां जेड एक्स आ रहा है जबकि अपने पास में यहां एक्स जेड चल रहा है, ओके, और जेड वाई है तो जेड वाई है ही है, केवल इसमें है तो M3 नियम से ले लेते हैं। M3 नियम से क्या हो गया कि डी जेड एक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, डी एक्स जेड के, ये मान यहां ट्रांसफर करें तो डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी एक्स वाई। अब यहां से ये जो डी एक्स जेड है इसको इधर ट्रांसफर करें तो क्या बनाएगा, डी जेड वाई इज माइनस डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई। अगर इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लूं मैं, माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या बनाएगा, माइनस बाहर लेते ही यह आ जाएगा डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई, यही तो बनाएगा। अब देखो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइंड करें तो कंबाइंड में क्या होता है, मापांक, मापांक में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, सेम संख्या होती है। तो देखो यहाँ डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल है इस माइनस वाले से, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल है प्लस वाले से, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या लिखा जा सकता है कि डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे, मापांक डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। भाई इसके प्लस वाले से भी बड़ा है और इसके माइनस वाले मान से भी ये बड़ा है, तो इसका मतलब मापांक में ले लें इसको कि डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मापांक ये लेस देन इक्वल है किससे, डी एक्स वाई से, और हमें यही प्रूव करना था। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स के लिए, ठीक है, तो ये इसका प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है, एक्स डी जो है वो एक दूरिक समष्टि है, तो सिद्ध करना है अपने को, मापांक दे रखा है डी x1 y1 माइनस डी x2 y2, ठीक है, का जो मापांक है वो लेस देन इक्वल हो गया डी x1 x2 प्लस डी y1 y2, कि डी x1 y1 माइनस डी x2 y2 का जो मापांक है वो लेस देन इक्वल डी x1 x2 प्लस डी y1 y2 फॉर ऑल x1 x2 y1 y2 बिलोंग टू कैपिटल x, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए ये जो अपने को लाना है,
ये कंडीशन देखो, ये मापांक में है, लेस देन इक्वल x1 x2 फिर d y1 y2। ओके, इसे लाने के लिए अब अगले ने ये कहा है कि x d एक दूरिक समष्टि, इसका मतलब चारों नियम संतुष्ट हैं। लिखेंगे चूंकि x d एक दूरिक समष्टि है, एक दूरिक समष्टि है। अब x d एक दूरिक समष्टि है तो m1 m2 m3 m4 चारों नियम इसमें अप्लाई होंगे, और चारों नियम अगर अप्लाई होंगे तो वो किस किस प्रकार से, तो सबसे पहले लेते हैं अपन m4 नियम। अब m4 नियम भी कौन कौन सी संख्याएं के लिए अपन ले को, तो ये कह रहा है फॉर ऑल, सभी जितने भी उसके लिए बिंदु है ना, x1 x2 y1 y2 जितने भी है उन सभी के लिए, तो अपन बिंदु लेते हैं शुरुआत में कि मान लेते हैं अपन x1 x2 और y1, अपन तीन बिंदु ले लेते हैं, x1 x2 और y1, तीन बिंदु लिए मैंने, x1 x2 लिया और y1, ये तीनों ले लिए कि x1 x2 और y1 बिलोंग टू कैपिटल x के लिए, कि अगर x1 x2 और y1 ये बिलोंग टू किससे हो, x हो, तो बिलोंग टू x के लिए m4 नियम से, चौथा नियम अगर इसमें लगाएं m4 नियम, m4 नियम में क्या लेते हैं अपन, dx1 y1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल, क्या आएगा dx1 x2 प्लस dx2 और क्या आ जाएगा y1, यही आएगा। ध्यान दें, m4 नियम इसमें अप्लाई किया तो मैंने तीन संख्याएं लिए यहाँ पे, कौन कौन सी, x1 x2 और y1, तो m4 नियम जब अप्लाई करेंगे कि dx1 y1 इज लेस देन इक्वल dx1 x2 प्लस dx2 y1, तो यहाँ पे पहला और लास्ट अपन लेते हैं यहाँ, तो दोनों का इनका योग होता है, तो dx1 x2 प्लस dx2 y1। अब यहाँ ये जो मान आ रहा है इसके लिए बात करें अपन, यदि इसके लिए अपन लें x2 y2 और y1 बिलोंग टू कैपिटल x हो, तो इसके लिए m4 नियम से लागू करें, m4 नियम से, m4 नियम, इसको एसएमई का फर्स्ट नाम दिया जैसे m4 नियम से, m4 नियम इसके लिए लागू कर देता हूं x2 y2 और y1, तो x2 y2 के लिए क्या बनेगा, क्या आ जाएगा, dx2 y1 इज लेस देन इक्वल dx2 y2 भाई dx2 y2 प्लस d क्या आ जाएगा, y2 y1 आएगा भाई, dy2 y1 बनेगा, यहां से dx2 y1 इज लेस देन इक्वल dx2 y2 प्लस dy2 y1। अब देखो एसएमई का फर्स्ट है, इसका यूज अगर एसएमई का फर्स्ट में अगर करें अपन dx2 y1 की जगह, तो dx2 y1 इज लेस देन इक्वल, यहां लेस देन इक्वल का चिन्ह तो पहले से ही लगा हुआ है, तो लेस देन इक्वल क्या है, dx2 y2 प्लस dy2 y1 है, तो ये मान यहां ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या आ जाएगा d, अतः इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनाएगा, dx1 y1 इज लेस देन इक्वल dx1 x2 प्लस क्या बनाएगा इसकी जगह dx2 y2 और प्लस dy2 और y1, ठीक है। अब इनके जो मान अपने पास आए हैं y2 y1, तो m3 नियम क्या कहता है, y2 y1 इज इक्वल y1 y2, m3 नियम से, m3 नियम से, m3 नियम कहता है dy2 y1 इज इक्वल dy1 y2, ठीक है। एक तो y2 y1 की जगह y1 y2 कर देंगे अपन, दूसरा x1 y1 है इधर और x2 y2 है, इस पद को जब इधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में, तो दो पद अपने पास बनेंगे, dx1 y1 माइनस dx2 y2, ये पद जो है बीच वाला इसको इधर ले आए, माइनस का हो गया, लेस देन इक्वल, तो ये आया लेस देन इक्वल, और dx1 x2 dx1 x2 प्लस dy2 y1 था, तो y2 y1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, y1 y2, तो ये आ जाएगा dy1 और y2, ठीक है।
ये अपने पास इसकी पोजीशन आई, इसे अपन इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब जैसा अपन ने यहाँ प्लस के लिए किया है, हमने तीन बिंदु x1 x2 और y1 लिए थे, तो कोई दूसरा चेंज करके भी तो ले सकते हैं। तो अब की बार अपन और नया चेंज करके लेते हैं। लिखेंगे यदि अपन तीन बिंदु ले लेते हैं, x2 y2 से शुरुआत कर रहे हैं अब की बार। तो यदि x2 x1 और y2 बिलोंग टू कैपिटल X हो, तो कि यदि x2 x1 और y2 तीन बिंदु लिए हैं मैंने, बिलोंग टू कैपिटल X हो, तो क्या बनाएगा, M4 नियम से क्या आ जाएगा रे, dx2 y2 यही होता है, इज लेस देन इक्वल dx2 x1 प्लस dx1 और y2, यही आएगा। अब यहां x1 y2 है, तो x1 y2 के लिए अपन x1 y1 y2 ले लेते हैं। तो बिंदु x1 y1 y2, x1 y1 y2 बिलोंग टू कैपिटल X के लिए, इसके लिए भी M4 नियम लगा देते हैं। M4 नियम से क्या आ जाएगा, d x1 x2 सॉरी y2 है, x1 y2 है ना, x1 y2 इज लेस देन इक्वल d x1 y1 प्लस d y1 y2, ये लिखेंगे भाई x1 y1 प्लस y1 y2 x1 y2 के लिए। अब ये लेस देन इक्वल है, तो ये मान जब यहां ट्रांसफर करेंगे x1 y2 की जगह, क्योंकि ये लेस देन इक्वल पहले से है, तो लेस देन इक्वल का चिन्ह, तो लिखेंगे अतः dx2 y2 इज लेस देन इक्वल, ये आ गया dx2 x1 प्लस इसकी जगह मान रखा लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, dx1 y1 प्लस dy1 y2। अब इसके अंदर ये जो अपने पास में एक तो x2 x1 दे रखा है, इसको अपन परिवर्तित कर देते हैं M3 नियम से, dx2 x1 इज इक्वल dx1 x2, ये आएगा जब ये आपस में बदल जाएंगे। और दूसरी बात, x2 y2 और ये x1 y1 इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, dx2 y2 माइनस dx1 y1 इज लेस देन इक्वल, ये बना दिया dx1 x2 और ये बना देगा प्लस dy1 y2। इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लिया अगर, तो क्या बनाएगा, dx1 x2 प्लस सॉरी माइनस dx1 y1 प्लस सॉरी माइनस dx2 y2 इज लेस देन इक्वल dx1 x2 प्लस dy1 y2, यही आएगा। इसे नाम दिया अपन ने इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो अपने पास में बनी है ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड को देखें और थर्ड को देखें, इनका जो लेफ्ट साइड है इसमें केवल पॉजिटिव नेगेटिव का साइन का फर्क है, बाकी सेम है, ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, बाकी राइट हैंड साइड दोनों में सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड तथा थर्ड से, तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से ये पोजीशन बना सकते हो। लेफ्ट साइड को अपन किस में लिख सकते हैं, मापांक के अंदर। भाई लेफ्ट साइड तो किस में आ जाएगी, मापांक के अंदर। इज लेस देन इक्वल dx1 x2 प्लस dy1 y2। ओके, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन छदम दूरिक की। छदम दूरिक, वो अपन ने केवल दूरिक देखा था। दूरिक में क्या होता है, m1 m2 m3 और m4 चारों नियम संतुष्ट होते हैं। छदम दूरिक में ये भी एक प्रकार का दूरिक ही है। भाई छदम दूरिक जो है वो भी एक प्रकार का दूरिक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें फर्क होता है केवल एक नियम में। हमारा जो सेकंड नियम है कौन सा, m2 नियम क्या था कि dxy इज इक्वल 0 यदि और केवल यदि x बराबर y। यदि और केवल यदि x बराबर y, ये यदि और केवल यदि वर्ड ये
डिफाइन करता है कि यदि x बराबर y लोगे तो dxy बराबर 0 आ जाएगा, और अगर dxy बराबर अगर आपने 0 लिया है तो x बराबर y आ जाएगा। दोनों तरफ से ये वो पोजीशन संतुष्ट होती है। लेकिन यहां छद्म दूरिक में क्या होगा, छद्म दूरिक, छद्म दूरिक, छद्म दूरिक में क्या है, तो दूरिक की जो डेफिनेशन है सेम वैसी की वैसी इसके लिए रहेगी, बस इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। क्या लिखेंगे अपन, यदि x एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, कि x जो है वो एक अरिक्त समुच्चय है, और x अगर अरिक्त समुच्चय है तथा d कोई फलन x क्रॉस x डेंस टू r से r में परिभाषित है, r में परिभाषित है, परिभाषित है कि x एक अरिक्त समुच्चय है तथा d कोई फलन x क्रॉस x से r में परिभाषित है तथा निम्न नियमों का पालन करता है, निम्न अभिग्रहितों का, अभिग्रहितों का पालन करता है, पालन करता है। नंबर 1 जिसको अपन ने m1 कहा था, m1 इसके लिए क्या होगा, dxy इज ग्रेटर देन इक्वल 0, m2 सच दैट, यही नियम इसमें चेंजेज रहेगा। क्या रहेगा कि यदि x बराबर y हो, वहां पे यदि और केवल यदि x बराबर y, यहां लिखेंगे यदि x बराबर y हो तो dxy बराबर 0, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका जो विलोम है वो सत्य नहीं होगा। मतलब कि यदि x बराबर अगर y है तो ही dxy बराबर 0 होगा, लेकिन अगर कभी dxy बराबर 0 हो तो ये कंफर्म नहीं है कि x बराबर y आएगा या नहीं आएगा। अगर x बराबर y आ जाए तब तो वो कैसा हो जाएगा, दूरिक, लेकिन x बराबर y ना आए तो वो कैसा हो जाएगा, छद्म दूरिक हो जाएगा। ठीक है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। m3 जो है वो का वही नियम है कि dxy इज इक्वल dyx, और m4 नियम भी वही है, कौन सा, dxz इज लेस देन इक्वल dxy प्लस dyx। तो यहां केवल फर्क केवल इस नियम के अंदर होगा, dxy प्लस dyz। x बराबर y हो तो ही अपने पास में क्या आएगा, dxy बराबर 0 आएगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं हो। बाकी ये नियम है। तो यहां पे d को क्या कहेंगे, तो d एक छद्म दूरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, छद्म दूरिक कहलाता है। और अगर छद्म दूरिक कहलाता है तथा xd क्या कहलाएगा, छद्म दूरिक समष्टि, तथा xd जो है वो क्या कहलाएगा, छद्म दूरिक समष्टि कहलाता है। तो यहाँ d जो है वो तो क्या कहलाएगा, छद्म दूरिक, और xd जो है वो क्या कहलाएगा, छद्म दूरिक समष्टि कहलाएगा। तो यहाँ छद्म दूरिक में और दूरिक में केवल m2 जो नियम है अपना, केवल उसी में फर्क है। m2 नियम दूरिक में क्या होता है, दोनों तरफ से अप्लाई होता है। दोनों तरफ का मतलब कि यदि dxy बराबर 0 हो, यदि और केवल यदि x बराबर y, तो यहाँ x बराबर y करोगे तो dxy बराबर 0 आ जाएगा, और dxy बराबर 0 करोगे तो x बराबर y आ जाएगा। वो दोनों तरफ से संतुष्ट था। लेकिन यहाँ छद्म दूरिक में क्या होगा कि x बराबर y रखने पर तो dxy बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन जब dxy बराबर 0 को लेके चलोगे तो वहां से x बराबर y नहीं आएगा अपने पास में। तो ऐसी पोजीशन में ऐसी दूरिक d को क्या कहते हैं अपन, छद्म दूरिक कहते हैं, और xd को क्या कहेंगे, छद्म दूरिक समष्टि कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की। छद्म दूरिक के बाद में आता है किसी समुच्चय का व्यास। भाई किसी समुच्चय का क्या निकालें अपन, व्यास ज्ञात करें। तो समुच्चय का व्यास क्या होता है,
किसी समुच्चय का व्यास, समुच्चय का व्यास क्या होता है? समुच्चय का व्यास, तो यहां अपन दूरिक समष्टि की बात कर रहे हैं, तो एक दूरिक समष्टि मान के चल रहे हैं अपन। यदि या माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, दूरिक समष्टि है, माना अक्ष डी जो है वो एक दूरिक समष्टि है, तथा इस अक्ष जो ये अक्ष है अपना, कि अक्ष के अंदर डी एक दूरिक समष्टि है। अब अक्ष के अंदर अगर दूरिक समष्टि है तो अक्ष के अंदर जितने भी बिंदु है उन सभी के लिए डी अप्लाई है, फलन अप्लाई होगा। समष्टि है तथा ए अक्ष का कोई उप समुच्चय है, या अरिक्त उप समुच्चय कहें अपन, अरिक्त उप समुच्चय है, कि ए जो है वो अक्ष का कोई अरिक्त उप समुच्चय है। कौन? ए। अक्ष डी एक दूरिक समष्टि है, इसका मतलब डी के सारे नियम, जो भी चारों नियम है वो अक्ष के प्रत्येक बिंदु के लिए लागू होंगे। अब ए जो है वो अक्ष के कुछ बिंदुओं को लेकर अपन एक समुच्चय बनाया है, अरिक्त उप समुच्चय है। कौन? ए। कि ए अक्ष का कोई अरिक्त उप समुच्चय है, तो ए के सभी बिंदुओं की परस्पर दूरियों में सबसे अधिकतम मान समुच्चय ए का व्यास कहलाता है। मतलब समझने की कोशिश करना कि ए के अंदर जितने भी बिंदु है, जैसे ये समुच्चय है अक्ष, इसके अंदर डी परिभाषित है। अब इस अक्ष का उप समुच्चय लिया मैंने, तो उप समुच्चय ले लिया मैंने, ये है ए। अब इसमें जितने भी बिंदु हैं आपस में, ये जितने भी बिंदु है इनकी सब की आपस में दूरियां मापेंगे। इस बिंदु की इस बिंदु से, इस बिंदु की इस बिंदु से, एक ही बिंदु को लेकर पहले सभी बिंदुओं से लेते हैं, पहले दूरियां ले लेते हैं सारे से, फिर दूसरे बिंदु को चुन के उसकी अपन सबसे दूरियां लेंगे, तीसरे बिंदु से लेकर उसकी भी सब बिंदुओं से दूरियां लेंगे। तो सभी बिंदुओं की परस्पर जो दूरियां हैं, उन दूरियों में जो मान सबसे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा, जो मान सबसे ज्यादा होता है कि दूरियों में सबसे अधिकतम मान क्या कहलाता है? समुच्चय का व्यास कहलाता है। इसे संक्षिप्त रूप में किससे डिनोट करते हैं? डेल ए से डिनोट करते हैं, डेल ए से दर्शाते हैं। अर्थात डेल ए बराबर क्या लिखा जा सकता है? मैक्सिमम या सुप्रीमम, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैक्सिमम क्या, किन में से मैक्सिमम? डी एक्स वाई, अधिकतम दूरी अक्ष और वाई के बीच की, जहां अक्ष और वाई दोनों ही बिलोंग किससे रखते हो? ए से बिलोंग रखते हो। जहां अक्ष वाई बिलोंग टू ए, कि मैक्सिमम मान किसका? दूरी का, डी एक्स वाई, अक्ष और वाई के बीच की दूरी का सबसे अधिकतम मान, जहां अक्ष और वाई किस से संबंध रखते हो? ए से संबंध रखते हो। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? इस समुच्चय का व्यास हो जाएगा। ठीक है। अब व्यास, अगर किसी व्यास का मान परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। भाई व्यास का जो मान है वो परिमित भी ले सकते हैं और अपरिमित भी। अगर मान लो अपने पास में समुच्चय ए रिक्त हो, तो ऐसी पोजीशन में उसका जो व्यास होता है वो लिखा जाता है -∞ के बराबर। यदि a इज इक्वल फाई हो, तो अगर मान लो a है वो अगर फाई अगर है, तो ऐसी पोजीशन में उसका जो व्यास है वो डेल a का मान क्या लिखा जाएगा? -∞ के बराबर लिखा जाता है। कि यदि a इज इक्वल फाई हो तो ऐसी पोजीशन में डेल a इज इक्वल क्या हो जाएगा? -∞ होगा। ओके। अब बात करते हैं अपन, ये तो थी देखो व्यास की बात, मतलब बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी। अब मैं बात करता हूं कि किसी बिंदु की किसी समुच्चय से दूरी की। तो इसके लिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लें अपन। किसी बिंदु की समुच्चय से दूरी,
जब भी अपन किसी बिंदु की किसी तल से या रेखा से दूरी मापते हैं, किसी बिंदु की समुच्चय से दूरी, समुच्चय से दूरी। अब ध्यान देना एक बार, ये बिंदु है जिसका नाम दिया मैंने P, और ये कोई समुच्चय लिया जिसका नाम है A। अब जब आप दूरी मापोगे इस बिंदु P की समुच्चय A से, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे मापेंगे या इस तरीके से मापेंगे या फिर अपन यहाँ वाले बिंदु की मापते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं दूरी मापने के लिए, तो हमेशा दूरी मापने के लिए यह देखा जाता है कि जिससे भी अपन दूरी माप रहे हैं उसका कौन सा बिंदु सबसे ज्यादा नजदीक है अपने, उसका कौन सा बिंदु सबसे ज्यादा नजदीक है, और सबसे ज्यादा नजदीक अगर होगा तो यहां इस बिंदु का ये जो बिंदु है वो सबसे ज्यादा नजदीक होगा। मतलब ये जो दूरी है वो कैसी है? न्यूनतम दूरी है। कैसी दूरी है? न्यूनतम दूरी जो होती है वही हमेशा मापी जाती है। तो बस यही अपने को इसमें करना है कि किसी बिंदु की किसी समुच्चय से जो दूरी होती है वो उसकी उस बिंदु से न्यूनतम दूरी होती है। समुच्चय का ही कोई बिंदु है उससे उसकी न्यूनतम दूरी होती है। वो क्या होती है? न्यूनतम दूरी। तो क्या कहेंगे? यदि एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, दूरी की समष्टि है, एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है तथा ए सबसेट है किसका? ए अरिक्त ए एक्स का अरिक्त उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, तो ए जो है वो अक्ष का क्या हो? अरिक्त उपसमुच्चय हो। तो मैं बात कर रहा हूं बिंदु P से, बिंदु P से समुच्चय, समुच्चय ए की दूरी। अब दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और दूरी में d बराबर, तो डी पी की किससे? ए से। डी पी ए का मतलब है P और A के बीच की दूरी। डी पी ए बराबर न्यूनतम की है, तो न्यूनतम को अपन इन्फीमम भी कहते हैं और मिनिमम भी कहते हैं। तो इन्फीमम, ठीक है, INF इन्फीमम। यहां क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आएगी। अब यहां तो बिंदु कौन सा है? P, और यहां इसके जो बिंदु है वो सारे के सारे जैसे x y z जो भी हैं, तो मैं यहां नाम दे देता हूं अक्ष। तो क्या लिखेंगे? d मतलब डिस्टेंस, क्या आ जाएगा? P अक्ष आ जाएगा। P से अक्ष के बीच की दूरी, जहां अक्ष जो है, अक्ष जो है, अक्ष किसका नाम दिया मैंने? अक्ष नाम दिया मैंने ए के जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने नाम अक्ष दे दिया। अब जब आप इनकी दूरियां मापोगे, P से अक्ष के बीच की दूरियां मापोगे, अक्ष का मतलब इसके जितने भी बिंदु उन सभी की, इसकी इसके साथ में, इस बिंदु की इसके साथ में, इस बिंदु की इसके साथ में, तो जो सबसे मिनिमम आएगी वो मिनिमम ही तो इसकी क्या हो जाएगी? दूरी होगी। जहां x बिलोंग टू कैपिटल ए, ये अपने पास में किसी बिंदु की किसी समुच्चय से दूरी हो गई। अब बात करें समुच्चय से या दो समुच्चयों के बीच की दूरी, तो दो समुच्चय हैं A और B जो कि किसके हैं? दूरी की समष्टि अक्ष के ही उपसमुच्चय हैं। पोजीशन यही है, यदि A तथा B किसके? अक्ष के उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, तो इन दोनों के बीच की दूरी की अगर देखें कि तो DAB बराबर, इसमें भी इन्फीमम ही आएगा, मिनिमम दोनों के ऐसे बिंदु जो नजदीक हो, तो इन्फीमम क्या आ जाएगा? इसमें लिख देता हूं DXY। अब DXY कैसे लिखा? तो अक्ष जितने भी अवयव हैं वो तो समुच्चय A के होंगे और Y जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय B के होंगे। तो समुच्चय अक्ष के जितने भी अवयव है और समुच्चय B के जितने भी अवयव है उनके बीच की अगर आपस में दूरियां देखें तो उन दूरियों में जो सबसे कम होगा, सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी अपने पास में? उसके उन दोनों समुच्चयों के बीच की दूरी। तो यहां लिखेंगे जहां x बिलोंग टू A तथा y बिलोंग टू B।
अब यहां पे ध्यान रखो कि ए और बी, अगर मान लो ए और बी में एक भी अवयव कॉमन हो गया ना दोनों में, भाई एक भी अवयव अगर दोनों में कॉमन आ गया, अगर एक भी अवयव दोनों में कॉमन हुआ ना, तो ऐसी पोजीशन में उसकी जो डिस्टेंस है डी ए बी का मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि उस बिंदु से उस बिंदु की जो दूरी होगी, तो 2 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या रह जाएगी? 0। भाई अंतर ही तो लेते हैं अपन, तो यहां से डिस्टेंस जो है वो क्या कॉमन अगर आ गया, तो ऐसी पोजीशन में उसकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? 0। तो इससे अपन क्या कंडीशन बता सकते हैं कि ए बी के लिए, दो समुच्चयों के लिए अगर डिस्टेंस की अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि डी ए बी का जो मान है, दो समुच्चयों के बीच की दूरी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 ले सकते हैं अपन, कि डी ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, कि दो समुच्चयों के बीच की दूरी हमेशा या तो 0 के बराबर हो सकती है अगर कॉमन रहा तो, वरना हमेशा 0 से क्या रहेगी? ज्यादा। दूसरी, डी ए बी इज इक्वल 0 और डी ए बी, ये दोनों पोजीशन अलग अलग लें, डी ए बी इज ग्रेटर देन 0। कब कब होगा? डी ए बी इज इक्वल 0 तो कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई अवयव आ जाए। भाई ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई अवयव आया, जैसे ए इंटरसेक्शन बी में 5 आया, 5 आने का मतलब 5 ए में भी और 5 बी में भी है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 0। तो ये पोजीशन कब है? कि जब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल कैसा हो? 5 हो, तब आएगा। और ये पोजीशन की डी ए बी इज ग्रेटर देन 0, इसका मान 0 से कब बड़ा रहेगा? हमेशा ही बड़ा कब रहेगा? जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल कैसा हो? 5 हो। भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कुछ भी ना हो, तब तो डी ए बी इज ग्रेटर देन 0। अगर कॉमन रहा ही नहीं, कोई ना कोई अवयव कॉमन रहा, तो ऐसी पोजीशन में डी ए बी इज इक्वल क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब डी ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरी बात, अगर इन दोनों में से कोई भी एक समुच्चय अगर रिक्त हो गया, रिक्त का मतलब खाली फाई समुच्चय अगर है, तो कोई भी अगर एक है तो डी ए फाई कहें, या अपन डी फाई ए कहें, फाई बी कहें, एक बी का मान फाई हो जाए या ए का मान फाई हो जाए, तो ऐसी पोजीशन में उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी जाती है? इन्फिनिटी मान के चलते हैं अपन। कितनी मानते हैं? अनंत दूरी मानते हैं कि डी ए फाई इज इक्वल डी फाई बी बराबर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है कि माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, एक्स डी जो है वो एक दूरिक समष्टि है, दूरिक समष्टि है। फिर कह रहा है ए अक्ष का कोई अरिक्त उप समुच्चय, ए अक्ष का अरिक्त उप समुच्चय है। ठीक है, ए जो है वो अक्ष का अरिक्त उप समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो कि ये कह रहा है डी एक्स ए माइनस डी वाई ए, ये कैपिटल में है, इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल है। ठीक है, अब यहां एक्स ए वाई ए इस प्रकार से इसने जो अवयव लिए हैं, तो हम यहां से ए कह रहा है अक्ष का कोई अरिक्त उप समुच्चय है। अब अक्ष का कोई अरिक्त उप समुच्चय है, तो अक्ष के अरिक्त उप समुच्चय में अक्ष के जितने भी अवयव हैं उनकी बात करें, और अक्ष ए, अक्ष का मतलब इस बिंदु की ए से दूरी, समुच्चय ए से दूरी, और वाई की समुच्चय ए से दूरी। अब इसका मतलब ए के अंदर जो है ए के अवयव अलग है, एक्स वाई बिलोंग टू ए, कोई भी अवयव है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दे रहा है एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल ए, कोई भी अवयव ले अपन। तो हम बात करें यहां से, यदि एक्स वाई, ये जो अवयव लिए हैं मैंने, ये तो मैंने लिए हैं किससे? अक्ष में से, कि एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स तथा स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए। अब यहां ए जो है ना वो अक्ष का ही उपसमुच्चय, इसका मतलब
ए के जितने अवयव वो सारे के सारे किसके हैं, अक्ष के हैं। अब अक्ष के अगर है तो मैं अक्ष डी जो है वो एक दुरिक समष्टि है, और अक्ष डी अगर दुरिक समष्टि है तो दुरिक समष्टि के नियम लगाते हैं अपन। अक्ष वाई बिलोंग टू अक्ष तथा ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए कौन सा नियम, M4 नियम से। M4 नियम क्या कहता है, अक्ष वाई और ए तीन बिंदु हो गए ना, अक्ष वाई और ए, तो क्या कहेगा, अक्ष ए या डी अक्ष ए इज लेस देन इक्वल डी अक्ष वाई प्लस डी वाई ए, बाई डी अक्ष ए इज लेस देन इक्वल डी अक्ष वाई प्लस डी वाई ए, यही बनाएगा। अब हमने किसी बिंदु की किसी समुच्चय से दूरी के बारे में यह देखा है कि d अगर अक्ष कैपिटल A का मान ज्ञात करूं तो d कैपिटल अक्ष A इज लेस देन इक्वल बराबर होता है, भाई d अक्ष A किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है इन्फीमम और किसके बराबर, इन्फीमम में भी d अक्ष A, तो यह आ जाएगा इन्फीमम d अक्ष ए के बराबर, जहां ए बिलोंग टू किससे हैं, ए बिलोंग टू किससे हैं, कैपिटल ए से हैं, इसी के बराबर होता है भाई इन्फीमम डी अक्ष ए। डी अक्ष ए का मतलब जहां ए बिलोंग टू किससे हैं, कैपिटल ए से हैं, कि ए तो है कैपिटल ए से, और अक्ष जो अवयव है तो अक्ष बिंदु है, अक्ष बिंदु से ए समुच्चय के बीच की दूरी बराबर होती है न्यूनतम डी अक्ष ए, जहां ए बिलोंग टू किस में से रहता है, ए में से रहता है। अब यहां ये जो मान है डी अक्ष ए, इसे लाने के लिए हम डी अक्ष ए, ये डी अक्ष है, इसके साथ में अगर ये इन्फीमम, कौन सा वर्ड, इन्फीमम अगर ऐड कर दें तो क्या बनाएगा, इन्फीमम ए बिलोंग टू कैपिटल ए डी अक्ष ए इज लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, इन्फीमम ए बिलोंग टू कैपिटल ए, क्या लिखा मैंने, डी अक्ष वाई प्लस डी वाई ए। ओके, ये जो मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, डी अक्ष ए के बराबर हो गया। ये तो भाई ए बिलोंग टू ए है, तो ये जो इन्फीमम है ये डी अक्ष ए, इन्फीमम ए बिलोंग टू ए, तो इन्फीमम ए बिलोंग टू ए और डी अक्ष ए ये बराबर हो जाएगा डी अक्ष ए के, तो ये तो मान हो गया डी अक्ष ए के बराबर, इज लेस देन इक्वल, इसे इन्फीमम को अलग अलग कर देते हैं, इन्फीमम ए बिलोंग टू ए यहाँ हो गया डी अक्ष वाई प्लस इन्फीमम ये हो गया ए बिलोंग टू कैपिटल ए, और मान आ गया डी वाई ए के बराबर। ठीक है, अब ए बिलोंग टू ए, इन्फीमम डी एक्स वाई, अब यहाँ ए बिलोंग टू ए है तो अक्ष वाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, किससे, ए से, क्योंकि अक्ष वाई तो किसके अवयव है, कैपिटल अक्ष के, इसलिए ये ए बिलोंग टू ए इसके लिए कोई मतलब नहीं रखेगा, तो इन्फीमम यहाँ से हट जाएगा, तो डी अक्ष ए इज लेस देन इक्वल आ जाएगा डी अक्ष वाई प्लस ये जो मान है ए बिलोंग टू ए से रिलेटेड है, इसलिए इसकी तरह इन्फीमम ए बिलोंग टू ए, डी अक्ष ए को क्या लिखा जाता है, डी अक्ष कैपिटल ए, तो यहाँ डी वाई है कैपिटल ए, तो वाई ये कैपिटल ए हो जाएगा, तो ये डी वाई कैपिटल ए, इस डी वाई कैपिटल ए को इधर ले जाएंगे अपन, तो क्या आएगा अपने पास में, डी अक्ष ए माइनस डी वाई ए इज लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, तो सेकंड भी इसी प्रकार से होगी, तो इसी प्रकार हम प्रूव कर ये भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव में आएगा कि डी, ये वाई कैपिटल ए है, कि डी वाई ए माइनस डी एक्स ए, जैसे मैंने इसको प्रूव किया वैसे का वैसे इसमें, क्योंकि हमने मापांक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए पीछे भी, डी वाई ए माइनस डी एक्स ए इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई, ये भी प्रूव किया जा सकता है। समीकरण सेकंड लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या आ जाएगा, इसको माइनस कॉमन लेके मापांक में लिख सकते हैं, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए का मापांक इज लेस देन इक्वल डी एक्स वाई, ये अपने पास इसका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हल ज्ञात करते हैं। अब इसके बाकी के क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी है प्रमेय वगैरह है, या नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना
उसे अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।